नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप है अपने चैनल आपकी कहानियाँ पे, जहां आप सुनते हैं कभी कहानियाँ, कभी सच्ची घटनाएं, कभी नेगेटिव एनर्जी के बारे में, तो कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार। हमसे जुड़े रहने और अपने इस यूट्यूब के परिवार को बड़ा बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को और अपने बहुमूल्य सुझाव वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमें दीजिए। दोस्तों, ये चैनल आपका अपना है, तो आप अपने अनुभव और कहानियां भी इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आज की कहानी है रहस्यों से भरे भैरवगढ़ की, जहां लोग भगवान के बजाय शैतान को मानते हैं और निभाते भी है शैतान की बनाई गई रस्मों को। भैरवगढ़ का छोटा राजकुमार पीयूष जब पहली बार गोवा घूमने गया तो वहां उसकी मुलाकात होटल के सर्विस मैनेजर निक्की से हुई। दोस्तों, शादी एक ऐसा संयोग है जो दो लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है, कभी अच्छी दिशा में तो कभी बुरी दिशा में। अक्सर लोग अपनी शादी की सफलता के लिए भगवान की पूजा पाठ करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन भैरवगढ़ का ये परिवार ऐसा है जो अपने यहाँ शादियों में भगवान को नहीं बल्कि शैतान को पूजता है, और शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन निभाते हैं शैतान की बनाई गई रस्मों को। शाम के समय का वक्त था, समझो शाम समाप्त होने वाला था और रात बस गहराने वाली थी। उत्तर दिशा में ध्रुव तारा आज न जाने क्यों मध्यम मध्यम टिमटिमा रहा था। चांद भी घने काले बादलों के पीछे से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी पर काला साया पड़ने का संयोग बन रहा हो। भैरवगढ़ में बेतवा नदी के तट पर एक पुराना पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना था। उसी पेड़ के नीचे एक तांत्रिक धूनी रमा के बैठा था। तांत्रिक अपने ध्यान में मग्न था, तभी वहां किसी के पायलों की छन छन और चूड़ियों के खनखनाने की आवाज सुनाई पड़ी। वो खनक हल्के कदमों से तांत्रिक की तरफ बढ़ती जा रही थी। साथ ही मौसम में भी तेजी से बदलाव हो रहा था और आसमान में बादल घुमा रहे थे और बारिश भी पड़ने की संभावना बढ़ती जा रही थी। इधर एक औरत सिर से पैर तक गहनों से लदी हुई और सर पर बड़ा सा घूंघट लिए तांत्रिक के सामने आई और जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गई। उसने सहमी आवाज में कहा, महाराज आंखें खोलिए, मुझे आपसे कुछ काम है। तांत्रिक ने धीमे से अपनी आंखें खोली और औरत की तरफ देखा। औरत दबी आवाज में बोली, खबर आई है कि वो शादी करने वाला है, क्या ये शादी सब ठीक कर देगी? तांत्रिक ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाया। कुछ ही देर में उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। उसने आंखें खोली और कहा, वो दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त है, लेकिन इस पे वो औरत चौंकते हुए बोली, लेकिन क्या बाबा? तांत्रिक ने गंभीरता से बोला, लेकिन उन दोनों की शादी की जो भी रस्में होंगी वो वैदिक विधि से नहीं बल्कि शैतानी विधि से संपूर्ण होंगी। उन्हें निभाने भी होंगी वो शैतानी रस्में। वो औरत निराश होते हुए बोली, जाने कब तक इस परिवार को ये शैतानी रस्में निभानी पड़ेंगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं पिछली बार इन रस्मों के कारण क्या हुआ था। तांत्रिक रहस्यमय स्वर में बोला, तुम्हारे इस सवाल का उत्तर ना हमारे पास तब था और ना आज है। बस इतना जरूर कहूंगा कि शैतान बलि लेगा उस घर से, और एक सुहागिन की बलि। अब तुम जा सकती हो। उस औरत ने तांत्रिक को प्रणाम किया और वापस गांव की तरफ मुड़ गई। इधर मूसलाधार बारिश भी शुरू हो चुकी थी। वो औरत थोड़ा आगे बढ़ी ही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे गहरे सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। वो वहां से निकलने के लिए सामने घूमी तो अचानक से उसे आभास हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। आसमान में बिजली कड़की और उस चमक में उस औरत को आसमान में कोई दिखा। उसने तुरंत अपना घूंघट उठाकर सामने देखा तो उसके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। वो औरत डर से थर-थर कांपने लगी और उसकी आंखों में खौफ उतर आया था। उसके सामने एक भयानक साया खड़ा था। वो हड़बड़ाहट में तेजी से भागने की कोशिश करने लगी,
लेकिन उसके पैर जहां थे वहीं जम गए थे। उसने बहुत कोशिश की लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं पाई। तभी पेड़ से उल्लुओं के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी और थोड़ी ही देर में वहां बहुत सारे सियार आकर इकट्ठे हो गए और एक साथ रोने लगे। इधर उस औरत की आंखों में मौत नाचने लगी थी। वो काला साया धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ा रहा था और तुरंत ही एक भयानक शैतान में बदल गया। वो शैतान एक अजीब सी आवाज में बोला, मैंने कहा था ना कि मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें इसका दंड भोगना ही होगा। वो औरत हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मालिक, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। इस पे शैतान गुस्से में गुर्राते हुए बोला, तुम अब गलती करने के लायक बचोगी ही नहीं। और यह कहकर वो शैतान उस औरत के एकदम नजदीक आया और उसने अपने लंबे नाखूनों से उस औरत का पेट चीर डाला। उस औरत की चीख बारिश की आवाज में दबकर रह गई। वो शैतान उसका खून पीते हुए बोला, अब बहुत जल्द मिलेगी मुझे उस परिवार की एक और बलि। उस शैतान की खौफनाक हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा था। एक तरफ जहां भैरवगढ़ में शैतान को अब इंतजार था तो एक नई सुहागिन का, तो दूसरी तरफ भैरवगढ़ से बहुत दूर गोवा के एक चर्च के बाहर एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला, उसमें से व्हाइट कलर का वेडिंग गाउन पहने एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली। जैसे ही वो चर्च की तरफ बढ़ी, हवा का तेज झोंका चला और वो लड़की रुक गई। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे चर्च में एंटर करने से रोक रहा था। हवा के कारण उसके काले घुंघराले बालों ने उसका चेहरा ढक लिया था। अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए उस लड़की ने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। वो पीछे मुड़ी और कार के पास जाकर बोली, पीयूष, कार में ही बैठे रहोगे या बाहर निकलोगे? उस लड़की की आवाज कोयल जैसी मीठी थी, रंग दूध जितना गोरा। उसकी सुंदरता ऐसी थी जो किसी को भी मोह ले। तभी कार की दूसरी साइड का दरवाजा खुला और उसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर निकला। उसके बाहर आते ही लड़की ने उसे गले से लगा लिया और बोली, पीयूष, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज मेरी शादी है। मुझे लाइफ की सारी खुशियां मिल गई है आज। जहां लड़की बहुत खुश लग रही थी, वहीं लड़के के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस शादी से खुश कम और परेशान ज्यादा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट साफ नजर आ रही थी। लड़का मन ही मन बोला, निक्की, मुझे नहीं पता कि इस शादी से मैं तुम्हें जीवन की सारी खुशियां दे रहा हूँ या सिर्फ अपना जीवन खुशहाल बना रहा हूँ। थोड़ी ही देर में दोनों फादर के सामने थे। फादर के कहने पर पीयूष ने निक्की को रिंग पहनाई। चर्च तालियों के शोर से गूंज उठा। इधर निक्की की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले थे। पीयूष बोला, क्या हुआ? निक्की पीयूष से लिपट गई और भरे हुए गले से बोली, कुछ नहीं पीयूष, बस विश्वास नहीं हो रहा कि हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा भी अपना परिवार होगा। निक्की की बात सुनकर पीयूष मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके मन में काफी उथल पुथल मची हुई थी। वो मन ही मन बोला, खुश तो मैं भी हूँ तुम्हें पाकर, इसीलिए तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा जहां मेरे परिवार और अतीत की परछाई भी तुम पर ना पड़े। पीयूष 10 दिन पहले ही गोवा आया था और होटल की सर्विस मैनेजर निक्की को अपना दिल दे बैठा था। निक्की भी पीयूष की जिंदा दिली के आगे अपना दिल हार बैठी थी, वरना एक अनाथ लड़की जिसका अब तक जीवन सिर्फ संघर्षों में बीता था, उसके लिए प्यार जैसे शब्दों की कोई अहमियत नहीं थी। इधर पीयूष ने इन 10 दिनों में उसके जीवन के हर उस पहलू से रूबरू करवाया जिसके बारे में निक्की ने कभी सोचा ही नहीं था। निक्की को उसका प्रिंस चार्मिंग मिल चुका था, लेकिन बहुत जल्द उसे यह समझ में आने वाला था कि जिंदगी कोई परी कथा नहीं होती। निक्की और पीयूष ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहां से वापस जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि चर्च के मेन गेट से कुछ लोग तेजी से अंदर दाखिल हुए, जिन्हें देखकर पीयूष हैरान रह गया। वो सभी लोग एक विशेष किस्म की पोशाक पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी रॉयल फैमिली के गार्ड हो। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी पीयूष के सामने आया और सिर झुकाकर बोला,
छोटे राजकुमार, हम आपको लेने आए हैं। निक्की ने जब ये सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो पीयूष से बोली, पीयूष, ये आदमी क्या कह रहा है? इसने तुम्हें राजकुमार कहा? पीयूष उस आदमी की तरफ देखकर बोला, भवानी सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भवानी सिंह बोला, राजा साहब और रानी माँ ने आप दोनों को सुरक्षित भैरवगढ़ लाने को कहा है। वो दोनों आपकी शादी की खबर सुनकर बहुत खुश है और चाहते हैं कि छोटी रानी भी भैरवगढ़ में होने वाली उन सभी रस्मों को निभाए जो कि वहां की हर नई दुल्हन निभाती है। रस्मों की बात सुनते ही पीयूष का गला सूख गया था। उसकी आंखों में अजीब सा डर दिखाई देने लगा था। वही इस सब से अनजान निक्की पीयूष को झकझोरते हुए बोली, पीयूष, ये सब क्या है? कौन है ये लोग और तुम्हें राजकुमार कहकर क्यों बुला रहे हैं? तभी भवानी सिंह ने बुलंद आवाज में कहा, क्योंकि ये है भैरवगढ़ रियासत के महाराज विक्रम सिंह गहलोत के छोटे बेटे और हमारी प्रजा के चहेते हमारे छोटे राजकुमार पीयूष सिंह गहलोत। निक्की ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने उत्सुकतावश पीयूष की तरफ देखा तो उसने भी सहमति में अपना सिर हिला दिया था। निक्की हैरानी भरी आवाज में बोली, तुमने मुझसे झूठ बोला पीयूष? इस पे पीयूष ने कहा, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला निक्की, पर तुमने तो मुझे अपने राजकुमार होने की बात भी नहीं बताई। निक्की भड़कते हुए बोली। पीयूष ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी सच्चाई जानने के बाद शायद तुम मुझसे प्यार ना करो। निक्की को यह सब सपना लग रहा था। तभी पीयूष अब भवानी सिंह से बोला, तुम जा सकते हो और पिताजी से कह देना मैं भैरवगढ़ नहीं आऊंगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। भवानी सिंह जानता था कि पीयूष अपनी बात का पक्का है। वो वापस जाने के लिए मुड़ा ही था, तभी निक्की की आवाज गूंजी, रुको। भवानी सिंह और उसके आदमी अचंभे में पीछे मुड़े। निक्की गंभीर आवाज में बोली, मैं और पीयूष आपके साथ भैरवगढ़ चलेंगे। पीयूष बोला, निक्की ये क्या? निक्की बोली, बचपन से ही मैं प्यार के लिए तरसी हूँ पीयूष, और आज जब मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार भी प्यार देने को तैयार है तो मैं इसे खोना नहीं चाहती। मैं भी हर नई दुल्हन की तरह शादी की सभी रस्में निभाना चाहती हूँ, परिवार वालों का दिल जीतना चाहती हूँ। ये सब इतना आसान नहीं है निक्की, पीयूष लगभग कांपती हुई आवाज में बोला। हाँ, लेकिन जब कोई आपको सबसे ज्यादा प्यार करने वाला मिल जाता है तो उसके साथ से आप मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से पूरा कर लेते हो। निक्की की आंखों में दृढ़ निश्चय था तो वही पीयूष की आंखों में डर का भाव। वो मन ही मन बोला, निक्की, तुम नहीं जानती। जहां निक्की के चेहरे पे संतोष और खुशी थी, वहीं पीयूष के चेहरे पे चिंता के बादल मंडरा रहे थे। और इन सब से अलग भवानी सिंह अपने फोन पे एक मैसेज टाइप कर रहा था, वो दोनों भैरवगढ़ आ रहे हैं, आप रस्मों की तैयारी शुरू कीजिए। भवानी सिंह के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। निक्की के भैरवगढ़ जाने के फैसले को सुनकर पीयूष के चेहरे पर आशंकाओं के बादल घिर रहे थे। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, निक्की, मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम उन सब परंपराओं और रस्मों से परेशान न हो जाओ, क्योंकि एक बार अगर हम वहां चले गए तो उन्हें निभाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। मेरे परिवार वाले बहुत रूढ़िवादी है, तुम परेशान हो जाओगी वहां। निक्की ने उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और दिलासा देते हुए बोली, मेरा विश्वास करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पीयूष। आफ्टर ऑल मुझे तुम्हारे कल्चर के बारे में कितना कुछ जानने को मिलेगा। हम भैरवगढ़ जरूर जाएंगे। पीयूष ने आखिरकार उसकी जिद के आगे झुकना ही ठीक समझा। उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मुझे कोई एतराज नहीं, पर मैं फिर भी तुमसे कहूंगा कि एक बार फिर से सोच लो। निक्की कॉन्फिडेंट होकर बोली, इसमें सोचना क्या है? मैं भैरवगढ़ जाकर तुम्हारे परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच टेंशन का रीजन नहीं बनना चाहती। आखिरकार हमारी शादी के बाद वो मेरी भी फैमिली हुई। पीयूष ने सहमति में अपना सर हिला दिया। निक्की ने जाने का मन तो बना लिया था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि भैरवगढ़ कोई मामूली जगह नहीं थी। आगे उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। वही गोवा से दूर भैरवगढ़ में
पीयूष की हवेली में मातम पसरा हुआ था। हवेली के आंगन में एक लाश रखी हुई थी। कुछ रॉयल गार्ड्स उस लाश की पहरेदारी कर रहे थे। तभी एक बड़ी मूंछों वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति लगभग अपनी ही उम्र की एक औरत के साथ आंगन में आया। उन्हें देख सारे गार्ड्स उनके सम्मान में अपने सिर झुका लिए। वो आदमी बोला, इनकी लाश कहाँ मिली? एक गार्ड ने हिचकते हुए जवाब दिया, राजा साहब, जंगल में बेतवा नदी के तट के पास। यह सुनकर राजा साहब गहरी सांस लेते हुए अपने साथ आई औरत को देखने लगे। वो औरत कोई और नहीं, उनकी पत्नी सुमित्रा थी। सुमित्रा चिंतित होते हुए बोली, मैंने दाई माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वो पीयूष की शादी को लेकर बहुत टेंशन में थी। राजा साहब बोले, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, इसका परिणाम भयानक होगा। और फिर वो गार्ड की तरफ देखते हुए बोले, इनकी लाश को वहीं फेंकाओ। जी राजा साहब, ये कहकर गार्ड्स उस लाश को वहां से उठाकर ले गए। राजा साहब सुमित्रा की तरफ मुड़े और बोले, उनके स्वागत की सारी तैयारियां हो चुकी है? सुमित्रा जी ने हाँ में उत्तर दिया। और रस्मों की? राजा साहब ने गंभीर लहजे में पूछा था। सुमित्रा ने एक बार फिर हाँ में सिर हिला दिया और दोनों वहां से चले गए। इधर भैरवगढ़ के रहस्यों से अनजान निक्की खुशी खुशी पीयूष के साथ भैरवगढ़ आने की तैयारी कर रही थी। निक्की का पूरा बचपन एक अनाथालय में गुजरा था। ये ऐशो आराम उसके लिए बहुत नया और आकर्षक था, इसलिए वो भैरवगढ़ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड दिख रही थी। सामान पैक हो जाने के बाद वो पीयूष के साथ गाड़ी से एयरपोर्ट के लिए निकली। जहां एक तरफ निक्की के चेहरे पे भैरवगढ़ जाने का उत्साह था, वहीं भैरवगढ़ की पुरानी हवेली में कोई था जो बहुत बेसब्री से निक्की के आने का इंतजार कर रहा था। इंदौर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती निक्की मन ही मन रॉयल फैमिली के बारे में कल्पना करके रोमांचित हो रही थी। उसके सामने तरह तरह के व्यंजन एक बड़े से मेज पर रखे हुए हैं। दूध से उसे नहलाया जा रहा है। नरम नरम मखमली सेज है। नौकरों को वो ऑर्डर दे रही है। अचानक वो खुशी से चिल्ला उठी, आज तक सिर्फ फिल्मों में देखा था कि क्वीन कैसे रहती है, अब मैं भी क्वीन बनने जा रही हूँ। पीयूष ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? निक्की को एहसास हुआ कि वो तो बस कल्पना कर रही थी। वो झिपते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और बुदबुदाई, मैं भी कितनी बुद्धि हूँ, क्या सोचेगा पीयूष। कुछ देर गाड़ी में चुप्पी छाई रही। निक्की खिड़की से बाहर देख रही थी। गाड़ी अब एयरपोर्ट पहुंचने ही वाली थी। तभी निक्की ने आसमान में एक प्राइवेट जेट उड़ते देखा, जिसमें भैरवगढ़ की शाही मोहर लगी थी। उसने हैरान होकर पीयूष से पूछा, पीयूष तुम्हारा अपना प्राइवेट जेट भी है? पीयूष ने हल्की मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिला दिया। निक्की ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा उसे देखने को मिल रहा था। अब वो जल्द से जल्द भैरवगढ़ पहुंचना चाहती थी। हालांकि पीयूष उसके इस फैसले से खुश नहीं था। वह मन ही मन चिंता से घिरा हुआ था, जैसे कि वह किसी बड़ी अनहोनी की तरफ बढ़ रहा हो। दोनों पीयूष के प्राइवेट जेट में बैठ गए और कुछ ही देर में जेट इंदौर के लिए टेक ऑफ कर गया। एक नई जिंदगी की शुरुआत करती हुई निक्की सुहाने सपने संजो रही थी। जेट की विंडो से वो गोवा को पीछे छूटते देख रही थी। आंखों में शहर से बिछड़ने के आंसू भी थे और नई जिंदगी पाने की खुशी भी। वहीं पीयूष चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर उदासी और घबराहट थी। निक्की उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सोचने लगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ जैसी अनाथ लड़की की इतनी बड़ी रॉयल फैमिली में शादी होगी। लेकिन पीयूष इतना चुप क्यों है? हालांकि उसने पीयूष को टोकना ठीक नहीं समझा। कुछ ही समय बाद उसका जेट इंदौर एयरपोर्ट से कुछ दूर एक प्राइवेट पोर्ट पर लैंड कर गया। दोनों जैसे ही जेट से बाहर निकले, कुछ गार्ड्स उनके इंतजार में खड़े थे। सभी राजसी वेशभूषा में थे। उनके हाथों में फूलों की माला थी और करीब 8 से 10 गाड़ियां एक लाइन से वहां खड़ी थी। पीयूष को देखते ही मुख्य गार्ड उनकी तरफ बढ़ चला और पास में आकर गले में माला पहनाते हुए बोला, स्वागत है आपका छोटे राजकुमार। निक्की और पीयूष जब कार की तरफ बढ़े तो गार्ड्स उनके पीछे छाता लेकर चल रहे थे। निक्की ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसके ससुराल में उसका वेलकम इतनी शानो शौकत से होगा।
वो तो आगे के बारे में सोच सोच कर रोमांचित हुई जा रही थी। गार्ड ने उसे भी माला पहनाई और कहा, आपका स्वागत है छोटी बहू रानी। गार्ड ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला। निक्की मुस्कुराते हुए उसमें बैठ गई। दूसरी तरफ से पीयूष भी उसके साथ बैठा और कार भैरवगढ़ के लिए रवाना हो गई। बहुत से कच्चे पक्के उबड़ खाबड़ रास्ते से उनका काफिला धूल उड़ाता हुआ गुजरता गया। निक्की तो रास्ते भर खिड़की से झांकते हुए बाहर की खूबसूरती निहारती रही। कभी गांव, कभी घना जंगल और कभी पथरीला रास्ता। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के आगे एक काली बिल्ली आ गई। जब तक ड्राइवर ब्रेक लगाता बिल्ली टायर के नीचे आ चुकी थी। उसकी दिल दहला देने वाली चीख सुनकर निक्की का कलेजा मुंह को आ गया था। निक्की को ऐसा लगा जैसे वो बिल्ली जानबूझकर उनका रास्ता रोकने गाड़ी के सामने आई थी। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो हर तरफ बिल्ली का खून बिखरा हुआ था। ड्राइवर वापस आया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ गया। ये घटना निक्की को अंदर तक डरा गई थी, लेकिन पीयूष को इन चीजों का पहले से ही अंदाजा था। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है निक्की। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ आने की जिद करके तुमने कितनी बड़ी गलती की है। गाड़ी थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी भव्य हवेली के पास आकर रुकी। वो हवेली एक बड़े से भूभाग में फैली हुई थी। उसकी भव्यता के क्या कहने। राजा महाराजा के जमाने के महलों की तरह वो हवेली दिख रही थी। बड़ी बड़ी अटारियां, ऊंचे ऊंचे गुंबद, ढेरों चौबारे और हवादार कमरे। निक्की गाड़ी से उतरी और सामने देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से अचानक ही निकला, अरे वाह, इतना बड़ा पैलेस। निक्की के लिए यह दृश्य बेहद ही मनमोहक था। हवेली के द्वार पे पीयूष की मां सुमित्रा, भाभी और कुछ औरतें आरती का थाल लिए खड़ी थी। सुमित्रा ने निक्की की आरती उतारी और माथे पर कुमकुम का टीका लगाया। अपना ऐसा भव्य स्वागत देखकर निक्की की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके कमरे तक रास्तों पर फूल बिछाए गए थे। उसके कदम धीरे धीरे हवेली के अंदर प्रवेश कर रहे थे और मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था, ये कितने रॉयल तरीके से मेरा स्वागत हो रहा है। अमीरों की बात ही कुछ और होती है। यह लोग भी कुछ बुरे नहीं है। न जाने क्यों पीयूष मुझे यहाँ लेकर नहीं आना चाहता था। अपने ही ख्यालों में खोई निक्की ने यह भी ध्यान नहीं दिया था कि उसके माथे पे लगाए गए कुमकुम का रंग लाल नहीं बल्कि काला था। तभी सुमित्रा थोड़े करे लहजे में बोली, बड़ी बहू, जाओ जाकर छोटी बहू को उसका कमरा दिखा दो। इतनी दूर से आई है, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लेगी। पीयूष की भाभी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए निक्की को अपने साथ हवेली की छत पर एक कमरे में लेकर आई और बोली, ये रहा तुम्हारा कमरा, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। निक्की ने कमरे को देखा तो उसके लिए किसी बड़े होटल के कमरे से कम नहीं था। उसकी खुशी दोगुनी हो गई थी जब उसकी कल्पना सच साबित हो रही थी। वो उछलकर मखमली सेज पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाते हुए बोली, कितनी सुंदर जगह है यार, मैं तो यहाँ राज करूंगी, राज। मेरा सपना अब सच होने लगा है। तभी उसे कुछ याद आया और तुरंत उठकर अपने लगेज में ढूंढते हुए बड़बड़ाई, अरे मेरा फोन कहाँ है। इतनी सारी रस्मों के बीच तो मैं अपना मोबाइल चेक करना ही भूल गई थी। निक्की ने अपना पूरा लगेज छान मारा, लेकिन उसे अपना फोन कहीं नहीं दिखा। वो हैरान होते हुए बोली, कहाँ चला गया मेरा फोन, कहीं गिर तो नहीं गया। मुझे बाहर किसी से पूछना चाहिए। वो कमरे के बाहर निकली तो दरवाजे पर पहरे के लिए भवानी सिंह दिख गया। उसके चेहरे पे कठोर भाव थे, आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसे देखकर एक पल के लिए तो निक्की सहम गई, लेकिन आसपास देखने पर उसे वहां कोई और नहीं दिखा तो उसने भवानी सिंह से ही मदद मांगना ठीक समझा। वो बोली, सुनिए, मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा, शायद हवेली में कहीं गिर गया है, क्या आपने कहीं देखा है? गार्ड ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं बहू रानी, हमने नहीं देखा। निक्की ने वापस कमरे में कदम रखते हुए कहा, पता नहीं कहाँ खो गया है, मेरा फोन ढूंढ लो प्लीज, और अगर मिल जाए तो मुझे लाकर दे देना, मैं सोने जा रही हूँ। गार्ड सर हिलाता हुआ बोला, जी बहू रानी, मैं ढूंढता हूँ। निक्की के वापस कमरे में जाते ही उस गार्ड के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। उसके हाथ में एक मोबाइल था जो निक्की का ही था। उसने निक्की से साफ साफ झूठ बोल दिया था।
गार्ड मोबाइल को देखते हुए मुस्कुराकर बड़बड़ाया, अब ये आपको नहीं मिलेगा बहू रानी। वो मोबाइल लेकर पीयूष के पिताजी के पास गया और उन्हें देते हुए बोला, राजा साहब, ये रहा नई बहू रानी का फोन। पीयूष के पिता के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा, शाबाश भवानी सिंह, तुम मेरे सबसे वफादार आदमी हो। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। भवानी सिंह उनके सामने सम्मान में सर झुकाकर बोला, यह तो हमारा सौभाग्य है राजा साहब, आप हमारे माई बाप हो। आपके मुंह से निकले शब्द हमारे लिए पत्थर की लकीर है। पीयूष के पिता मन ही मन खुश होते हुए बोले, अब निक्की चाहे भी तो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाएगी। अब उसे इस हवेली की रस्मों को निभाना ही होगा, नहीं तो तब तक उसे यहीं चार दीवारी के भीतर कैद होकर रहना पड़ेगा। पीयूष के पिता के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई थी। निक्की भैरवगढ़ के राज परिवार में पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि भैरवगढ़ के शैतानों को खुश करने के लिए उसे किस किस तरह की खौफनाक शैतानी रस्मों को निभाना पड़ेगा। निक्की के भैरवगढ़ पहुंचते ही उसके स्वागत में छुपे रहस्यों की परतें खुलने लगी थी। निक्की का मोबाइल पीयूष के पिताजी ने ही गायब करवाया था, लेकिन इस बात से अनजान निक्की को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। शाम से रात और फिर रात से कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह की पहली किरण ने जब खिड़कियों से झांककर निक्की के चेहरे पर अपनी लाली बिखेरी, तब जाकर उसकी नींद टूटी। पेड़ों से आ रही चिड़ियों के चहचहाने की आवाज उसके कानों में मधुर संगीत छेड़ रही थी। उसे ऐसे माहौल में सुकून सा महसूस हो रहा था। उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान थी। वो अंगड़ाइयां लेते हुए बेड पर उठ बैठी। अचानक उसकी नजर अपने बगल के बेड पर गई जो खाली पड़ा था। वह हैरान से बड़बड़ाई, कमाल है, पूरी रात गुजर गई पर पीयूष कमरे में नहीं आया। आखिर बात क्या है? जब से मैंने इस हवेली में कदम रखा है, पीयूष ने तो जैसे मुझसे दूरी ही बना ली है। वह उसके बारे में सोचते हुए उठकर वॉशरूम चली गई और खुद को शीशे में देखते हुए बोली, कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इतनी बड़ी हवेली की मालकिन बनूंगी। ये सोचकर वो अपना मुंह धोने के लिए नीचे झुकी। तभी उसे एहसास हुआ कि काला लिबास पहने कोई औरत उसके ठीक पीछे खड़ी है और नल से आ रहे पानी का रंग अचानक से खून की तरह लाल हो चुका था। निक्की की एक पल के लिए सांस अटक गई। उसने तुरंत ही पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने नल के पानी को देखा, उसका रंग भी नॉर्मल था। उसने राहत की सांस ली। फ्रेश होने के बाद निक्की कमरे से बाहर निकली। उसने ग्राउंड फ्लोर पर देखा, लेकिन वहां शांति छाई हुई थी। उसने गेट पर खड़े गार्ड भवानी सिंह से थोड़ा हिचकते हुए पूछा, घर में सब कहाँ है? कोई दिख नहीं रहा। भवानी सिंह ने सिर झुकाते हुए कहा, प्रणाम बहू रानी, सब शादी की तैयारी के लिए पुरानी हवेली गए हैं। निक्की ने आश्चर्य से पूछा, पुरानी हवेली? इस हवेली के अलावा भी कोई और हवेली है क्या? हाँ बहू रानी, राज परिवार की पुरानी पुश्तैनी हवेली जो लगभग 300 साल पुरानी है। यह हवेली तो बस 50 साल पहले बनी है। इस घर में जितनी भी शादियां होती है सब पुश्तैनी हवेली में ही होती है। यह सुनकर निक्की आगे बोली, लेकिन वो लोग किसकी शादी के लिए वहां गए हैं? आपकी और पीयूष बाबा की, भवानी सिंह ने कहा। यह सुनकर निक्की हैरान रह गई। वो आश्चर्य भरे शब्दों में बोली, मेरी और पीयूष की शादी? लेकिन हमारी शादी तो हो चुकी है। बहू रानी, वो शादी यहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार मान्य नहीं है। आप दोनों की शाही तरीके से दोबारा शादी होगी, और वो भी भैरवगढ़ की रस्मों के अनुसार। भवानी सिंह की बात अभी पूरी ही हुई थी, तभी हवेली के अंदर तेज हवाएं चलने लगी, मानो वो हवाएं भवानी सिंह के शब्दों को अपनी सहमति दे रही हो। निक्की थोड़ा घबरा गई, लेकिन मन ही मन कल्पना करते हुए बोली, शाही तरीके से यानी रॉयल वेडिंग? ओ माय गॉड, लगता है मेरा आज का दिन बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत भवानी से पूछा, अरे हाँ, कल रात को मैंने आपको मेरा मोबाइल ढूंढ कर लाने को कहा था, आपको मिला क्या? भवानी उदास चेहरा बनाते हुए बोला, बहू रानी, हमने हर जगह ढूंढ लिया पर आपका मोबाइल कहीं नहीं मिला। निक्की हैरान होते हुए बोली, कहीं नहीं मिला? लेकिन भला घर के अंदर से मोबाइल कहाँ गायब हो सकता है? खैर, अब क्या कर सकते हैं,
पीयूष को बोलकर दूसरा फ़ोन मंगवा लूँगी। फिर उसने वहाँ खड़े खड़े ही एक नज़र पूरी हवेली पर डाली और खुद से बोली, चलो जब तक बाकी सब लौट कर नहीं आते तब तक ये पैलेस ही देख लेती हूँ। वो वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सेकंड फ्लोर पर गए। वहाँ गलियारों में दीवारों पर पीयूष की बचपन से लेकर जवानी तक की फोटोज फ्रेम में अच्छी तरह से लगाई गई थी। बहुत सारे पुराने जमाने के आर्ट वर्क भी दीवारों में टंगे थे, जिसे एंटिक पीस बोले तो कुछ गलत नहीं होगा। छत पर लटकते मोमबत्ती वाले झूमर, दीवारों पर एक निश्चित दूरी पर गड़े लाइट के खूबसूरत लैंप, 12 सिंगा के सिंगों का प्रतीक चिन्ह, सब बहुत खूबसूरत लग रहा था। सब मिलकर उस हवेली को किसी राजा के राजमहल सा बना रहे थे। वहाँ सजावट के लिए मॉडर्न डेकोरेशन और एंटिक पीस का बड़ा अच्छा मिश्रण किया गया था। निक्की अपनी पलक झपकना तक भूल चुकी थी। वो पूरी हवेली घूमते हुए तीसरी मंजिल के कोने पर पहुंच चुकी थी। यह स्थान हवेली के बाकी हिस्सों से कुछ पुराना और जर्जर था, जैसे सालों से वीरान पड़ा हुआ हो। जहाँ बाकी जगह दीवारें चकाचक लग रही थी, वहीं उस जगह की दीवार का पेंट उखड़ा हुआ था, चौखट हिल रही थी, दरवाजे में दीमक लग गया था और कुछ छोटे छोटे पौधे भी उगाए थे। निक्की जब वहां पहुंची तो उसे कुछ अजीब सा लगा, जैसे वो न चाहते हुए भी उसकी तरफ खींची जा रही हो। वो दरवाजे की तरफ देखती हुई आश्चर्य से बड़बड़ाई, यहाँ पर इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, वापस चली जाती हो। असहज महसूस करने की वजह से उसने वापस अपने कमरे में जाना ठीक समझा, लेकिन तभी उसे कमरे के अंदर से 2 लोगों के बातचीत करने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ में उसे आभास हुआ जैसे वहाँ कोई बुजुर्ग बैठे हो। उत्सुकतावश उसने दरवाजे को धीमे से धक्का दिया और अगले ही पल कमरे का दरवाज़ा खुल चुका था। उसने अपने सामने 2 बुजुर्ग कुर्सी पर बैठे दिखे। वो शायद आपस में बातें कर रहे थे और दरवाज़ा खुलते ही चौंक गए थे। उन्हें देखते ही निक्की आश्चर्य से मन ही मन बोली, ये लोग कौन हैं? तभी कुर्सी पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी निक्की को आंखें दिखाते हुए ऊंची आवाज में बोला, कौन है तू लड़की, और बिना इजाजत हमारे कमरे में आने की जुर्रत कैसे की? वहीं उसके बगल में बैठी बुजुर्ग औरत ने निक्की को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए कहा, और इसके कपड़े तो देखो क्या पहन रखे हैं इसने, कौन हो तुम? निक्की को अचानक समझ में नहीं आया कि वह किसके कमरे में आ गई है। वो घबराते हुए हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते जी, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। आप जरूर पीयूष के दादा और दादी होंगे। तभी निक्की को पीछे दरवाजे पर से आवाज आई, ये पीयूष के दादा और दादी नहीं, ये दोनों पीयूष के परदादा और परदादी जी हैं। अपने पीछे से अचानक आई उस आवाज ने निक्की को बुरी तरह डरा दिया, लेकिन जब वो मुड़ी तो सामने पीयूष की मम्मी को देखकर उसे थोड़ा राहत मिली। निक्की चौंकते हुए बोली, मम्मी जी आप? पीयूष की मां निक्की के पास आई और सख्त आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो बहू रानी? निक्की घबराती हुई बोली, मम्मी जी मैं वो हवेली देखते हुए यहाँ आ गई थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बहू, इनको किसी भी तरह का शोरगुल पसंद नहीं। पीयूष की मां ने उन बुजुर्ग लोगों की तरफ देखते हुए कहा। निक्की ने अपनी गलती मानते हुए कहा, आई एम सॉरी मम्मी जी, मुझे मालूम नहीं था, मैं अभी यहाँ से जाती हूँ। यह कहकर निक्की वापस अपने कमरे की ओर जाने लगी। उसके कमरे से बाहर निकलते ही पीयूष के परदादा ने डांटते हुए पीयूष की माँ से कहा, ये कैसी लड़की को बहू बनाकर लाई हो तुम सुमित्रा? हमारे जाते ही तुमने हमारी परंपरा को ताक पर रख दिया, हमारी मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दी तुमने। निक्की ने कमरे से बाहर निकलते समय उनकी बातें सुन ली थी और उसके कदम वहीं ठिठक गए। वो आश्चर्य करते हुए मन ही मन बोली, हमारे जाते ही? इनके कहने का मतलब क्या है? ये तो ऐसे बोल रहे जैसे इनकी मौत हो चुकी हो। ये लोग जिंदा तो है ना? निक्की ये सब सोच के बहुत ज्यादा घबरा गई। जहां उसे एक तरफ राजघराने की चकाचौंध दिख रही थी, तो दूसरी तरफ उसे कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था जो उसे परेशानी में डाल रही थी। लेकिन निक्की को कहाँ पता था कि ये तो बस शुरुआत है, कुछ घटनाएं अभी और भी विकराल रूप लेने वाली थी। वह हैरानी में मन ही मन सोच रही थी, तभी पीछे से पीयूष की माँ सुमित्रा वहां आ गई और बोली, क्या सोच रही हो बहू रानी? अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारी शादी का जोड़ा भिजवाती हूँ, ठीक है? शादी की बात सुनकर निक्की एक्साइटेड हो गई। उसने उन सभी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जो अभी अभी उसके दिमाग में चलनी शुरू हुई थी। वो अपने कमरे में आकर बेसब्री से दुल्हन बनने का इंतजार करने लगी।
तभी उसके कमरे में एक छोटी उम्र की लड़की आई। करीब 10 से 12 साल उम्र होगी उसकी। वो हाथ जोड़कर मासूमियत भरे लहजे में बोली, प्रणाम दीदी, मेरा नाम रचना है। निक्की उसकी तरफ देखकर बोली, पर तुम हो कौन? रचना किसी समझदार लड़की की तरह बोली, बस यूँ समझ लो दीदी, एक अनाथ लड़की जिसे इस राज परिवार ने आश्रय दिया है। मेरा पूरा बचपन इसी हवेली में बीता है। अब दोस्त कह लो, नौकरानी कह लो या फिर कुछ और, रचना आपकी सेवा में हाजिर है। निक्की मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, मेरा नाम निक्की है, तुमसे मिलकर खुशी हुई रचना। रचना, अगर तुमसे मैं कुछ पूछूं तो बताओगी? क्यों नहीं बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, आप पूछो क्या पूछना है, रचना ने कहा। निक्की ने उसे अपने बेड पर बिठा लिया। वो उसके थोड़े और करीब गई और धीरे से बोली, मुझे इस राज परिवार के बारे में बताओ। इस राज घराने का इतिहास कितना पुराना है, यहाँ कौन कौन लोग हैं? ये सुनते ही रचना तपाक से लेकिन समझाते हुए बोली, सबसे पहले ये जान लो दीदी कि असल में ये कोई राज घराना नहीं है। क्या? हाँ दीदी, कुछ लोग जन्म से राजा बनते हैं और कुछ लोग कर्म से। इस राज घराने के लोग कर्म से राजा बने थे। निक्की आश्चर्य से बोली, मैं कुछ समझी नहीं, कुछ इसके बारे में तो बताओ। रचना बेड से उतरते हुए बोली, बताएंगे बताएंगे, सब बताएंगे, हम कहीं भागे थोड़े न जा रहे हैं। पर पहले आपको तैयार होना है। आप भूल रही है कि आज आपकी शादी है। घर के सभी लोग तैयार होकर पुरानी हवेली जा चुके हैं और आपको भी तैयार होकर वहां पहुंचना है। अगर हमसे देर हो गई तो राजा साहब बहुत डांटेंगे। निक्की थोड़ा मायूस हो गई। फिर रचना के हाथ में एक थैला देखकर खुशी से बोलू, वाओ, जरा देखो तो सही मेरे लिए कैसा शादी का जोड़ा भेजा है सासू माँ ने। उसने रचना के हाथ से थैला लिया और जल्दी से शादी का जोड़ा बाहर निकाला, लेकिन वो कपड़े देखकर चौंक गई। ओ माय गॉड, ये कैसा मजाक है? शादी का काला जोड़ा? उसके हाथ से शादी का जोड़ा छूटकर नीचे गिर चुका था। शादी के जोड़े के साथ में वहां कुछ गहने भी थे जो उसने हाथ में ही पकड़ रखे थे। निक्की ने गहने को छूते हुए कहा, और गहने भी ऐसे लग रहे हैं जैसे जलकर काले हो गए हो। काली चीजें तो मातम में पहनी जाती है, फिर मुझे काला जोड़ा क्यों दिया गया है? रचना सहमती ही बोली, नहीं दीदी, ये कोई मजाक नहीं है। इस राजघराने की शादियों में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। निक्की ने जमीन से शादी का जोड़ा उठाया और उसे दिखाकर डांटती हुई बोली, ये काला जोड़ा पहना जाता है यहाँ शादी में? रचना घबराई हुई आवाज में बोली, हाँ दीदी, इस घर में ऐसी बहुत सी परंपराएं और रिवाज है जो अभी आपको अजीब लगेंगे, पर धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। और फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मालकिन ने ही मुझे देने को कहा था, मैं तो बस मामूली सी नौकरानी हूँ। अचानक पीछे से आती पायलों की आवाज सुनकर निक्की पीछे मुड़ी और पीयूष की मम्मी सुमित्रा को दरवाजे पर खड़ा देखकर चौंक गई। सुमित्रा कठोर आवाज में बोले, रचना सही कह रही है बहू, हमारे यहाँ की शादियाँ काले जोड़े में ही होती है। तुम ज्यादा मत सोचो और जल्दी तैयार हो जाओ, हमें तुरंत पुरानी हवेली के लिए निकलना है। उनके सामने निक्की कुछ नहीं बोल पाई। वो बस उनकी बात मानते हुए तैयार होने के लिए ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गई और अपना चेहरा आईने में निहारने लगी। वो अपने माथे में काले रंग का मंगटीका पहनी हुई मन ही मन सोचने लगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने पहले बहुत सी हिंदू शादियाँ देखी है, पर ऐसा रिवाज आज तक कहीं नहीं देखा। खैर, तैयार तो होना ही होगा। उसने शादी का काला जोड़ा और सारे गहने पहन लिए। उसे लिपस्टिक भी काले रंग की दी गई थी। तैयार होने के बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी। आईने में जब खुद को निहारी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजकुमारी नहीं बल्कि कोई डायन हो जो किसी का घर उजाड़ने जा रही हो। उसने इस तरह के श्रृंगार की कल्पना कभी नहीं की थी। हालांकि उसे पीयूष पर विश्वास था, इसलिए वो आराम से थी कि पीयूष उसे कुछ नहीं होने देगा, वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। एक और जहाँ निक्की तैयार हो रही थी, वहीं बेचैन से सुमित्रा हवेली के पास ही बने नौकरों के कमरे में पहुंची, जहां भवानी सिंह और पीयूष के पिता पहले से ही मौजूद थे। दोनों के ही चेहरे पर परेशानी के बादल छाए हुए थे। उन्हें परेशान देखकर सुमित्रा बोली, क्या हुआ? भवानी सिंह बोला, महारानी जी, दाई माँ के परिवार के साथ वही हुआ वो सब। ये सुनते ही सुमित्रा चौंक गई और बोली, वो सब के सब मालिक के हाथों मारे गए? भवानी सिंह बोला, हाँ,
आसपास वालों का कहना है कि कल रात ही सैकड़ों सियार वहां आकर रोने लगे। थोड़ी ही देर में घर से चीख पुकार की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही सब वहां पहुंचे तो सभी के नोचे हुए शरीर वहां पड़े थे और बोलते बोलते भवानी सिंह रुक गया। सुमित्रा निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो बोली, हमने उन्हें मना किया था पर वो कहाँ मानने वाली थी। पीयूष के पिता बोले, जाने अब और किसकी बलि ली जाएगी। ये सुनते ही सुमित्रा को जैसे चेतना आई। उन्होंने अपनी आंख के आंसू पोंछे और बोली, नहीं नहीं, अब और किसी की बलि नहीं ली जाएगी। निक्की को खुश करना होगा मालिक को, उसे निभानी होंगी शैतानी रस्में। ये बोलते बोलते सुमित्रा की आंखों में खून उतर आया था। उसके चेहरे पे दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। कुछ देर बाद निक्की तैयार होकर सुमित्रा के साथ पुरानी हवेली पहुंची। वो हवेली किसी भूतिया हवेली सी लग रही थी। उस हवेली को देखकर एक बार तो निक्की के घिघी बंद गए। हवेली की स्थिति काफी जर्जर थी। वहां आसपास जितने भी पेड़ थे वो सूख चुके थे। उन पर सिर्फ शाखाएं थी जिसका अगला भाग किसी हथियार की तरह नुकीला था। हवेली की सभी खिड़कियों के ग्लास टूट चुके थे और थोड़ी सी हवा चलने पर भी खिड़कियां चर चर की डरावनी आवाज निकालने लगती थी। 3 मंजिली वो हवेली ब्रिटिश और इंडियन वास्तुकला का एक मिश्रण था। हवेली के प्रत्येक खंबे पर लताएं किसी सांप की तरह लिपटी हुई थी। ऊपर आसमान में चील उड़ रहे थे और काले काले बादल मंडरा रहे थे। एक काला कौवा पेड़ की डाल पर बैठा आंखें तरेर कर हवेली की तरफ ही देख रहा था और कांव कांव की आवाज निकालकर उस माहौल को और भी डरावना बना रहा था। किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। हवेली के सबसे ऊपर एक तिकोना कमरा बना हुआ था जिसके आगे एक बड़ी सी गोल घंटी टंगी हुई थी। अचानक घंटी ने टन टन की आवाज कर दोपहर के 12 बजाए, जिसे सुनकर निक्की के दिल में भय समा गया था। वो हवेली को देखकर चौंकती हुई बोली, ओ गॉड, ये तो एकदम किसी भूतिया हवेली जैसी दिख रही है। यहाँ कैसे शादी? ये सुनकर सुमित्रा डांट कर बोली, जवान संभाल कर बात करो बहुरानी, ये हमारी पुश्तैनी हवेली है, इसके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। निक्की को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी मम्मा जी, गलती से बोल गए। वो दोनों उस हवेली में एंटर करके उसके आंगन में आ गए। वहीं बीचों बीच आंगन में शादी का मंडप बनाया गया था, लेकिन वहाँ मंडप के नाम पर बीच में अग्नि की वेदी और उसके चारों ओर बैठने के लिए 3 स्थान। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे शादी का माहौल हो। निक्की ने गौर किया, वहाँ किसी भी तरह की सजावट नहीं की गई थी जैसा कि अक्सर शादियों में होता है। नई हवेली के मुकाबले ये पुरानी हवेली बहुत ही सुनसान और डरावनी लग रही थी। निक्की का ध्यान मंडप पर कम और हवेली को निहारने पर ज्यादा था। उसे वहाँ के कमजोर खंभों और छतों को देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि इस हवेली की छत कभी भी गिर सकती है, लेकिन वहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान को इस बात की परवाह नहीं थी। वो मन ही मन सोचती हुई बोली, अगर यह छत गिरी तो मेरी मौत निश्चित है। ये हमें आज शादी कराने लाए हैं या फिर मौत के मुंह में धकेलने। मुझे लगा कि अगर इन्होंने मेरा स्वागत इतने धूमधाम से किया है तो शादी में तो और ज्यादा रौनक होगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज का मातम मनाया जा रहा हो। मन में 1000 सवाल लिए निक्की शादी के मंडप के पास जाकर बैठ गई। घर के सभी सदस्यों के चेहरे पर गंभीरता थी। हंसी ठहाका तो दूर, कोई आपस में बात तक नहीं कर रहा था। तभी पीयूष के पिता ने सुमित्रा के पास आते ही कहा, कितनी देर लगा दी आपने यहाँ आने में, अब जल्दी से इन्हें मंडप में ले आइए, बाबा इंतजार कर रहे हैं। सुमित्रा बोली, जी राजा साहब। निक्की को जब मंडप में बिठाया गया तो वो चौंक गई। वो मंडप कम और शमशान घाट का कोई तांत्रिक स्थल ज्यादा लग रहा था। सामने के अग्नि वेदी कम और तंत्र कुंड ज्यादा लग रहा था। पूजा कराने वाला भी कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि एक तांत्रिक था जो देखने से ही भयानक लग रहा था। उसने अपने गले में नरमुंड और हड्डियों की माला पहन रखी थी। दाढ़ी के बाल लंबे और घने थे और सर के बाल ऐसे जैसे कोई अघोरी हो। वहीं पास के खोखले मुंड में थोड़ा सा रक्त रखा हुआ था। साथ ही शव की हड्डियों की भस्म थी और कुछ अगरबत्तियां वहां एक खोपड़ी में गड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शादी नहीं बल्कि तांत्रिक क्रिया की जा रही हो, जैसे किसी के लिए वशीकरण विधि अपनाई जा रही हो। हालांकि सभी को चुप देखकर निक्की ने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। शादी की रस्में शुरू हो गई थी। तांत्रिक ने कहा, वर वधू अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाए। दोनों ने अपना हाथ आगे किया। तांत्रिक ने निक्की और पीयूष के हाथ को एक साथ एक लाल कपड़े से बांध दिया। फिर उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर मंत्र पढ़ने शुरू किए।
मंत्र पढ़ते हुए वो बाबा बगल में पड़े भस्म को एक हड्डी के चम्मच से जोर जोर से कुंड में फेंक रहा था। आग बार बार निक्की के चेहरे के पास आकर भड़क उठती थी। निक्की ये सब देखकर थोड़ा डरने लगी थी। उसके हृदय में डर ने घर कर लिया था, लेकिन उसका घूंघट से ढका चेहरा उसके डर को छुपा रहा था। वो मन ही मन डरती हुई बोली, ये किस तरह से मंत्र पढ़ रहे हैं? ये कैसी शादी है? शादी में भला ये सब क्या हो रहा है? और सब इतने चुप क्यों हैं? कुछ मिनट बाद तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और स्वाहा मंत्र के साथ खोपड़ी में पड़े रक्त को कुंड में उड़ेल दिया। कुंड की अग्नि की लौ एक पल में बुझ गई। तांत्रिक ने पीयूष और निक्की की ओर देखा और फिर कहा, अब आप दोनों इस अग्नि वेदी के 5 फेरे लीजिए। अब निक्की के सब्र का बांध टूट गया था। वो आश्चर्य से बोली, 5 फेरे? पर फेरे तो 7 होते हैं ना बाबा, और वो भी इस बुझी हुई अग्नि में। ये कैसी शादी? तांत्रिक ने निक्की की तरफ गुस्से से घूर कर देखा, जैसे उसने ये प्रश्न पूछकर न जाने कौन सा पाप कर दिया हो। उसका चेहरा बता रहा था कि उसके काम में रोक टोक उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी सुमित्रा ने झुककर निक्की के कान में दबी आवाज में कहा, बहू जैसा कहा जा रहा है वैसा करो, यहाँ सवाल नहीं करते, वक्त बहुत कम है। निक्की ने आगे कुछ न बोलना ही उचित समझा। वो और पीयूष चुपचाप वेदी के फेरे लेने लगे। 5 फेरे पूरे हो जाने के बाद तांत्रिक ने उसके लाल बंधन को खोला और उस वेदी में डाल दिया। उसके बाद उसने ऐसा भस्म फेंका कि वो अग्नि फिर से दहक उठी। वो लाल बंधन जलकर भस्म हो गया। तांत्रिक खड़ा होता हुआ बोला, यहाँ की रस्म पूरी हो गई। अब आगे की रस्म के लिए हवेली के पीछे वाले कुंड में चलिए। निक्की और पीयूष चुपचाप बाकी सदस्यों के साथ हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ चले। लेकिन इस अनोखी शादी से निक्की अब भी अचरज में थी। वहीं वो इस बात से हैरान थी कि पीयूष इन रिवाजों का विरोध क्यों नहीं कर रहा था। उसे जैसा कहा जा रहा था वो चुपचाप मानता जा रहा था। ये सब उसकी समझ से परे हो रहा था। वो मन ही मन बोली, ना मंगलसूत्र पहनाया, न सिंदूर लगाया, और फेरे भी केवल 5। ये आखिर कैसे शादी है और सब कुछ यहाँ उल्टा उल्टा क्यों हो रहा है? इधर वो सब उस कुंड के पास पहुंच चुके थे। तांत्रिक ने इशारा करते हुए कहा, अब आप अपनी पत्नी के साथ इस कुंड में उतरे और स्नान करें, तभी यह विवाह संपूर्ण माना जाएगा। पीयूष ने कहा, जी बाबा जी। वही निक्की डर गई थी। पीयूष ने आगे कदम बढ़ाया कि निक्की उसका हाथ पकड़कर धीरे से बोली, मुझे गहरे पानी से डर लगता है पीयूष, ये सब करना जरूरी है क्या? पीयूष ने उसे दिलासा देते हुए कहा, डरो मत निक्की, मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ आओ, बस हो गया। पीयूष पर विश्वास करके वो उसका हाथ पकड़कर कुंड के गहरे पानी में डरते डरते उतर गए। दोनों छाती तक पानी में डूब चुके थे। तभी तांत्रिक बोला, नहीं, आप दोनों को कम से कम 5 बार कुंड में डुबकी लगानी होगी, तभी मालिक प्रसन्न होंगे। निक्की घबराहट और डर के मिश्रित भाव से बोली, क्या? कौन मालिक? ये क्या कह रहे हैं? पीयूष, मुझे बहुत डर लग रहा है। पीयूष ने समझाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा निक्की, बस डुबकी ही तो लगानी है। निक्की ने जैसे ही पानी में डुबकी लगाई, उस बाबा ने पीयूष की तरफ देखकर एक इशारा किया। इससे पहले कि निक्की कुछ सोच पाती, पीयूष ने उसकी गर्दन दबोची और उसका सर पकड़कर पानी के अंदर जबरदस्ती डुबो दिया। निक्की पानी के अंदर सांस नहीं ले पा रही थी। वो छटपटाहट में अपने हाथ पैर चलाने लगी। पानी तेजी से निक्की के पेट, नाक और मुंह में समाने लगा। निक्की जोर जोर से चीखे जा रही थी, लेकिन पीयूष बार बार उसका सर पानी में डुबोए जा रहा था। निक्की की छटपटाहट और चिल्लाने का पीयूष पर कोई असर नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि उसके घरवाले भी मौन होकर वहीं कुंड के किनारे पर खड़े थे। पीयूष निक्की को और भी मजबूती से पानी के अंदर डुबाए जा रहा था। पानी के अंदर निक्की की सांसें टूटने लगी थी और पानी फेफड़ों के अंदर भी भरने लगा था। कुछ ही देर बाद तांत्रिक के इशारे पर पीयूष ने निक्की की गर्दन छोड़ दी। पानी से बाहर निकलते ही उसने नाक और मुंह से पानी की उल्टी की और जोर जोर से हाँफने लगी थी। अचानक वो पीयूष के कंधे पर गिर पड़ी और वापस पानी में गिरने वाली थी कि पीयूष ने उसे तुरंत पकड़ लिया। निक्की को इतना गुस्सा आया कि वो चिल्ला पड़ी, छोड़ो मेरा हाथ, और दिखावा करने की जरूरत नहीं है, और न ही मुझे तुम्हारी सिंपैथी चाहिए। पीयूष अफसोस जताते हुए बोला, आई एम सॉरी निक्की, मुझे रस्म की वजह से ऐसा करना पड़ा। मेरा विश्वास करो, मैं ये रिवाज दिल से नहीं करना चाहता था। यह सुनकर निक्की को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ कि ये एक रिवाज था। फिर भी वो हैरानी और गुस्से के मिश्रित भाव से बोली, रिवाज? तुमने तो मुझे मार ही डाला था पीयूष।
तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की? तुम्हारे हाथ नहीं कांपे मुझे डुबोते हुए? तुमने मुझसे प्यार और फिर चर्च में शादी मुझे यहाँ डुबोने के लिए की थी क्या? पीयूष ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, निक्की, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि अगर हम भैरवगढ़ पहुंचे तो वहाँ की सारी रस्में और रिवाजें हमें माननी होंगी और निभानी भी पड़ेंगी। मैंने तुम्हें सोचने के लिए भी कहा था, परंतु तुमने ही अपनी सहमति दी थी मुझे। निक्की अचरज भरी आवाज में बोली, हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ रस्मों रिवाजों के नाम पर मौत का खेल खेला जाता है। यहाँ तो सभी रस्मों के खेल में उलझे दिख रहे हैं, लेकिन तुम्हें जरा सा भी रहम नहीं आया मुझ पर? ऐसा कैसा रिवाज है जो एक पति को भी दुश्मन बना देता है? पीयूष समझाने की कोशिश करता हुआ बोला, ऐसा ही है निक्की, यहाँ ऐसा ही होता आया है सदियों से। हम भी इससे मुकर नहीं सकते। अब यहाँ आ गई हो तो रस्में तो निभानी ही होंगी। पीयूष की बातें सुनकर निक्की को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही पीयूष है जिसने उसे प्रपोज किया था। घर के रिश्ते से बचने के लिए गोवा के चर्च में अपनों के सामने उनके विरोध में खड़ा हो गया था। निक्की बस पीयूष में अचानक से इस बदलाव को भांपने की कोशिश कर रही थी। तभी निक्की के कानों में एक बकरी के मिमियाने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने मुड़कर देखा कि कुंड के पास खूंटी से एक बकरी बंधी हुई थी। उस बकरी को देखते ही निक्की हैरत में पड़ गई। उस बकरी को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। उसके शरीर पे सोने के भारी जेवर लदे थे और पूरे शरीर पे लाल रंग की ओढ़नी डाली गई थी। गले में फूलों की माला डाली गई थी और सर पर सिंदूर लगाया गया था। निक्की को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो देख रही है वो सच है या कल्पना। भला किसी निरीह बकरी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता था? वह हैरानी भरी आवाज में बड़बड़ाई, उस बकरी को तो बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। अब कौन सी नई रस्में निभाई जाएंगी? कहीं उसकी शादी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। वहाँ 2 ही दिनों में उसने इतना कुछ देख लिया था कि उसे अपनी आंखों पर से भी एतबार उठ गया था। निक्की और पीयूष कुंड से निकलकर बाहर आए। पीयूष की माँ सुमित्रा निक्की के पास आई और उसे बकरी को हैरानी से देखते हुए बोली, बहू, हमारे यहाँ यह माना जाता है कि विवाह के दिन एक बकरी को दुल्हन की तरह सजाकर उसका बलिदान देने से वर वधू की गृहस्थी हंसी खुशी और सुरक्षित व्यतीत होती है और उन पर किसी तरह का संकट भी नहीं आता। निक्की आश्चर्य से बोली, इसका मतलब इस बकरी की बलि दी जाएगी? सुमित्रा बोली, हाँ बहू, और ये बलि तुम्हें ही देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ बहुओं को ही बलि देनी पड़ती है। ये सुनते ही निक्की का पूरा शरीर कांप सा गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। निक्की हैरानी में बोली, मुझे नहीं सासू माँ, मुझसे ये नहीं होगा। मैं ऐसे किसी की हत्या नहीं कर सकती। मैं तो एक मच्छर मारने से पहले भी 100 बार सोचती हूँ, फिर ये कैसे? तभी पीछे से पीयूष बोला, कम ऑन निक्की, तुम तो नॉन वेजिटेरियन हो। खाने में डर नहीं तो काटने में तुम्हें कैसा डर? निक्की को तो पीयूष पर मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में कर लिया। तभी वो तांत्रिक निक्की के करीब आया और अपनी कर्कश आवाज में बोला, बलि तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। बिना बलि दिए ये शादी पूरी नहीं मानी जाएगी। यह इस शादी से जुड़ी एक रस्म है जो तुम्हें किसी भी हाल में निभानी ही होगी। छुरा उठाओ और काटो बकरी की गर्दन, मुहूर्त निकला जा रहा है। पीयूष के भाई ने पास आकर कहा, कोई और चारा नहीं है निक्की। अगर तुम चाहती हो कि पीयूष ही तुम्हारा हस्बैंड हो और वो पूरी जिंदगी सही सलामत रहे तो तुम्हें यह करना ही होगा। अगर तुमने बलि नहीं दी तो पीयूष की जान पे कोई भारी संकट आ सकता है। निक्की भय के मारे पीयूष की तरफ देखने लगती है। वो उससे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पीयूष ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, घबराने की बात नहीं है निक्की, बस तुम्हें छुरा उठाना है और एक झटके से बकरी की गर्दन पर चलाना है। एकदम आसान है, खेल खेल में ही हो जाएगा। निक्की को तो पीयूष की एक भी बातें भी पसंद नहीं आ रही थी। उसने पीयूष को घूर कर देखा और आंखों ही आंखों में ढेरों गालियां देते हुए सैकड़ों थप्पड़ भी उसके गाल पर जड़ चुकी थी। तभी पीयूष की भाभी बोली, निक्की, मुझे भी डर लगा था पहली बार, पर मैंने आंखें बंद करके छुरा नीचे कर दिया था। हमें पता भी नहीं चला कि हमने किया क्या, बस हो गया। सबके इतना फोर्स करने पर निक्की ने वो धारदार छुरा उठा लिया। उससे उस छुरे का वजन भी नहीं संभाला जा रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था।
वो परेशान मन से प्रार्थना करती हुई बोली, हे भगवान, पता नहीं मुझसे ये हो भी पाएगा या नहीं। ये सारी रस्में औरतों को ही क्यों करनी होती है। इधर पीयूष उसका उत्साह बढ़ाते हुए बोला, शाबाश निक्की, आगे बढ़ो। निक्की उस बकरी के पास पहुंची। वो मन ही मन घबरा रही थी, लेकिन उसे ऐसा करना ही था। सब कुछ भूलकर उसने बकरी को मारने के लिए छुरा हवा में उठाया था। तभी उसकी नज़र उस मासूम बकरी से जा टकराई। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। छुरा उसके हाथ से चल चुका था। खच की आवाज के साथ एक ही वार में बकरे की गर्दन उसके धड़ से कटकर अलग हो गई थी। बकरे के खून से निक्की का चेहरा पूरी तरह रंग हो चुका था। जब उसने आंखें खोली और बकरे का कटा हुआ धड़ छटपटाता देखा तो उसे चक्कर सा आने लगा, लेकिन पीयूष ने उसे आकर थाम लिया। तांत्रिक ने खुश होकर कहा, शादी की पहली रस्म पूरी हुई, अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले ले। निक्की खुश होकर बोली, ग्रेट, इट मीन्स इसके बाद अब और कोई रस्म नहीं निभानी होगी। निक्की के इस सवाल को सुनते ही सारे घर वाले उसे ऐसे देखने लगे मानो उसने कोई बहुत गलत बात कह दी हो। सुमित्रा बोली, बहू, तुमने सिर्फ एक ही रस्म निभाई अभी आगे तुम्हें और भी रस्में निभानी हैं, तब जाकर तुम सही मायनों में कहलाओगी भैरवगढ़ की छोटी रानी। अभी और कौन कौन सी परीक्षाएं पास करनी है निक्की को, जानने के लिए बने रहे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए हर हर महादेव। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।